तो आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कम्यूटेशन। पिछली क्लास में हमने कम्यूटेटर देखा था जिसकी सहायता से हमें डीसी प्राप्त हो रही थी, है ना। लास्ट टॉपिक हमारा ये था। तो आज हम प्रिंसिपल ऑफ कम्यूटेशन की बात करेंगे। कम्यूटेशन इज द पोजिशनिंग ऑफ डीसी जनरेटर ब्रशेस सो दैट कम्यूटेटर सेगमेंट चेंज ब्रशेस एट द सेम टाइम द आर्मेचर करंट चेंज द डायरेक्शन, है ना। ये क्या कह रहा है? कम्यूटेशन क्या है? पोजीशन है किसकी? ब्रशेस की, राइट। ये ब्रशेस यहाँ लगे हुए हैं, जैसा कि कल की स्लाइड में हमने देखा था, यहाँ पर, है ना। ये ब्रशेस फॉर एग्जांपल यहाँ लगा है ना। इसमें पॉजिटिव सप्लाई आ रही है। अब जैसे ही इस ब्रश में नेगेटिव आएगी तो इसकी पोजीशन कहाँ? नीचे आ चुका होगा। ये वाला ब्रश नंबर 1 नीचे आ चुका होगा, है ना। और ये ब्रश नंबर 2 कहाँ पहुंच चुका होगा? ऊपर। तो यहाँ फिर ऊपर वाले ब्रश में पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव सप्लाई ले लेगा, राइट। ये सेगमेंट में कटा रहेगा कम्यूटेटर। तो आज प्रिंसिपल ऑफ कम्यूटेशन की बात करेंगे। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कम्यूटेशन में हम क्या देख रहे हैं, जैसा कि हमने फ्लेमिंग लॉ से समझा था, फ्लेमिंग रूल से, ये कहाँ जा रही हैं? मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ टू साउथ, है ना। ये वाइंडिंग्स रहेंगी इन पोल्स पर, मैग्नेट जनरेट होगी, नॉर्थ टू साउथ जाएंगे, राइट। अब देखिए, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये एक लूप है। एक लूप में 2 कंडक्टर है ना। हमने क्या देखा था? एक लूप में, इस एक लूप में कितने? 2 कंडक्टर्स थे। 2 कंडक्टर, कंडक्टर ए और बी, है ना, जैसे हमने पिछले देखा था सी एंड डी। तो करंट यहाँ से इन हो रहा था और यहाँ से आउट हो रहा था। तो हमने ये जाना था जब करंट इन होता है तो कुछ एरो की हेल्प से हम समझ रहे थे, जैसे कि मेरी साइड से आपकी साइड जा रहा है ना करंट, तो मुझे क्या दिखाई देगा? एरो का ये पिछला भाग। तो मैं यहाँ क्या कर रहा था? पॉजिटिव मार्क कर रहा था, है ना। तो ये करंट कुछ ऐसे जाएगा, है ना, इस कंडक्टर में कुछ ऐसे जाएगा। ए और बी से अगर जा रहा है तो, राइट। सी और डी से वापस बाहर की ओर आ रहा है, आपकी साइड से मेरी साइड आ रहा है, तो हमें एरो का डॉट दिखाई देगा। तो ये मैंने डॉट लगाया हुआ है, राइट। तो करंट की डायरेक्शन कुछ ये होगी, है ना। इस फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हमने ये जाना। अब देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कम्यूटेशन में हम बात करेंगे अब सेगमेंट्स की। ये क्या है? ये आर्मेचर के सेगमेंट्स हैं। ये कम्यूटेटर के सेगमेंट्स हैं, है ना। कम्यूटेटर के सेगमेंट्स देखिए, जो हमने कंस्ट्रक्शन में पढ़ा था, यहाँ हमने जो कंस्ट्रक्शन में पढ़ा था, अगर मैं बात करूं, ये एक सेगमेंट है ना, ये दूसरा सेगमेंट है। तो याद करिए, कम्यूटेटर की जो हमने फिगर देखा था, यहाँ नंबर ऑफ सेगमेंट्स थे। ये एक सेगमेंट, ये एक सेगमेंट, ये एक सेगमेंट्स, है ना। ये सेगमेंट्स, कम्यूटेटर कॉपर का बना रहता है और इसमें नंबर ऑफ सेगमेंट्स है, अगर मैं देखूं तो, है ना। तो यहाँ आ जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, मान लेते हैं ये एक सेगमेंट है ए, ये बी और ये सी, ठीक। अब ये कम्यूटेटर का टॉप व्यू मैंने बना के देखा है। इस कम्यूटेटर का डायरेक्शन कुछ ये है ना, इस डायरेक्शन में ये रोटेट हो रहा है। यहाँ ये ब्रशेस फिक्स रहते हैं, कम्यूटेटर के ऊपर कार्बन ब्रशेस फिक्स रहते हैं, स्प्रिंग लोडेड रहते हैं, जो कि हमने कंस्ट्रक्शन में पढ़ा था। तो ये मैंने एक कार्बन ब्रश ले लिया, है ना, जो कि फिक्स्ड है, जो कि फिक्स्ड है, ठीक। अब देखिए, ये क्या है? ये कॉइल्स हैं, है ना, आर्मेचर कॉइल्स हैं ये, राइट। ये आर्मेचर के अंदर हमने वाइंडिंग्स कर रखी है, तो नंबर ऑफ कॉइल्स हम वाइंड करते हैं। तो ये मैंने मान लिया कि ये आर्मेचर कॉइल्स हैं। आर्मेचर के 3 कॉइल्स मैंने ले लिए, ए बी एंड सी, राइट। तो अब हम इसमें समझने के लिए मान लेते हैं कि एक कॉइल 10 एम्पियर जनरेट कर रहा है। एक कॉइल कितना करंट दे रहा है हमें? 10 एम्पियर, राइट। तो अब देखिए ये कैसे, मैं इसको इरेज कर देता हूँ फिर समझते हैं। अब देखिए, सी से 10 एम्पियर करंट आ रहा है, राइट। ये यहाँ से 10 एम्पियर करंट आया। कार्बन ब्रश की पोजीशन ये है ना, कंटिन्यूसली क्या करेगा? कम्यूटेटर रोटेट होता रहेगा। तो 10 एम्पियर यहाँ से आया सी से, और 10 एम्पियर कहाँ से आया? बी से, राइट। तो 10 एम्पियर सी और बी से आया, यहाँ इस सेगमेंट बी पर आ गया, और ब्रशेस के थ्रू 20 एम्पियर सप्लाई हो गया, राइट, है ना। ये टोटल ब्रश करंट कितना आ गया? 20 एम्पियर, ठीक। चलिए, अब क्या होगा? जब कम्यूटेटर आगे की तरफ शिफ्ट होगा
ये कम्यूटेटर का डायरेक्शन जब मूव होगा आगे की तरफ तो ये ब्रश भी शिफ्ट हो जाएगा इन सेगमेंट के ऊपर, है ना। ब्रश फिक्स है, कम्यूटेटर शिफ्ट हो रहा है, तो कुछ ब्रश की पोजीशन कहाँ आएगी, यहाँ कुछ ऐसे आ जाएगी, है ना। ये अगर मैं इसमें बेसिकली बात करूं तो ये देखिए ये 25% किस पे पहुंच गया, ए सेगमेंट पे, इतना पोर्शन, राइट। और 75% ऑलमोस्ट 75% किस पर है, अभी भाई बी पर है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ से सी से कितना करंट आ रहा है, एक कॉइल 10 एम्पियर जनरेट कर रहा है, तो ये 10 एम्पियर आ रहा है ना, ये यहाँ 10 एम्पियर आ रहा है। अब देखिए बी से कितना आ रहा है, बी से भी 10 आना चाहिए था, है ना। इस कंडीशन में कितना आ रहा है, केवल 5 एम्पियर, है ना। बी से कितना आ रहा है, 5 एम्पियर। तो यहाँ से ये 10 एम्पियर गया, यहाँ से 5 एम्पियर गया, यहाँ टोटल कितना आया है बी पर, बी सेगमेंट पर कितना आया है, 15 एम्पियर। अब मैं बात करूंगा सेगमेंट ए की, तो यहाँ कॉइल ए की, कॉइल ए की अगर मैं बात करूं तो देखिए 10 एम्पियर यहाँ से आ रहा है ना। अब 10 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, चूंकि इसमें देखिए ये केवल आधा पोर्शन टच कर रहा है सेगमेंट ए से, तो कॉइल ए से कितना करंट आएगा, 5 एम्पियर, राइट। ओनली 5 एम्पियर करंट कहाँ से आएगा, कॉइल ए से, है ना, और ब्रश में जाएगा। तो मैं टोटल करंट की अगर मैं बात करूं, ब्रश पर हमें टोटल करंट कितना मिलेगा, 5 + 15 = 20 एम्पियर, राइट। जो कि 10 यहाँ से आया सी से, 5 बी से आया, टोटल 15 एम्पियर हो गया, एंड ए से कितना आया, 5 एम्पियर, राइट। तो अब सेगमेंट पर, अब इस ब्रश पर टोटल करंट कुछ ऐसे 20 एम्पियर पहुंचेगा, राइट। अब हम क्या बात करेंगे, देखिए अब फर्दर मोशन हुआ, फर्दर कम्यूटेटर थोड़ा सा आगे शिफ्ट हुआ, तो एक पोजीशन ये आ जाएगी, ये ब्रश आधा ए पर रहेगा और आधा यहाँ बी पर रहेगा, राइट। आधा ए पर रहेगा, आधा किस पर रहेगा, बी पर। तो देखिए करंट की सप्लाई क्या होगी, सी से 10 एम्पियर आया सिंपली, ए से 10 एम्पियर आया, है ना, सिंपल। क्योंकि ये हाफ ब्रश किस पर है, ए पर है, सेगमेंट ए पर है, और हाफ ब्रश किस पर है, सेगमेंट बी पर है, राइट। तो दोनों से यहां से 10 एम्पियर आया, यहां से 10 एम्पियर आया, और फाइनल करंट ब्रशेस पे कितना मिल गया, 20 एम्पियर, राइट। अगर मैं बात करूं, देखिए अगर मैं बात करूं कि बी कॉइल का 10 एम्पियर कहाँ गया, है ना, इसको ध्यान से हमें समझना पड़ेगा। देखिए हमने ये ग्राफ, लीनियर ग्राफ बना के देखा था, ये मैक्सिमम लिमिट पहुंची, करंट बड़ा 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 और मैक्सिमम पहुंचा, मैक्सिमम से फिर डिक्रीज हुआ, फिर मैक्सिमम नेगेटिव पहुंचा, है ना। इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं बात करूं तो ये प्लस साइड 10 एम्पियर जा रहा है, हमने 10 एम्पियर मांगा है, माना है, तो ये 10 एम्पियर प्लस साइड जा रहा है और 10 एम्पियर नेगेटिव साइड जा रहा है। तो देखिए यहाँ से 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, है ना, ये पूरा जाते जाते यहाँ तक कुछ वैल्यू आएगी। तो यहाँ इस पोजीशन पर, इस एक्सिस पर, इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो करंट की वैल्यू ना पॉजिटिव होगी ना नेगेटिव होगी, कितनी होगी, 0 होगी। बात समझ में आ रही है। तो ये पोजीशन जो हमने देखी है, तो इस टाइम ये ब्रश, ये कॉइल जो होगा, आर्मेचर कॉइल बी किस पोजीशन पे, यहाँ पर है, इस लाइन पर है। तो यहाँ करंट की वैल्यू कितनी होगी, 0। यहाँ इस केस में 10 एम्पियर नहीं आएगा, है ना। देखिए इस फिगर के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ जब मैं बात कर रहा हूं तो ये पॉजिटिव जा रहा है, यहाँ से ये अंदर की साइड जा रहा है, तो हम प्लस साइन बना रहे हैं, एरो इनसाइड जा रहा है, करंट फ्लो इनसाइड, है ना, मेरी साइड से आपकी साइड, राइट। और अगर मैं डॉट लगा रहा हूं तो क्या, बाहर की तरफ आ रहा है, आपकी साइड से मेरी साइड। एक सिचुएशन अगर मैं ये दूं कि ये एक्सिस पर है, एक कंडक्टर मेरा यहाँ कहीं एक्सिस पर होगा, है ना। अगर ये आर्मेचर रोटेट हो रहा है तो एक सिचुएशन ये भी बनेगी कि एक कंडक्टर यहाँ एक्सिस पर आ जाएगा, है ना। तो इसमें अगर मैं बात करूं, यहाँ पे करंट जा रहा है, आ रहा है, क्या पोजीशन है या क्या वैल्यू है। तो अगर मैं बेसिकली इस एक्सिस पे बात करूंगा तो एक्सिस पर करंट की वैल्यू क्या होगी, 0। हम इस एक्सिस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे करंट की वैल्यू 0, राइट। तो चलिए, तो यहां अगर मैं बात करूं तो ये बी कॉइल क्या होगा, बाईपास हो जाएगा, आर्मेचर कॉइल बी इस सिचुएशन में बाईपास हो जाएगा, उससे हमें कुछ भी करंट प्राप्त नहीं होगा जो कार्बन ब्रशेस पर आए, राइट।
10 ए से आया, 10 सी से आया और 20 एम्पियर हमारा करंट कार्बन ब्रशेस पर आ गया। अब हम बात करेंगे ओवर कम्यूटेशन की। ओवर कम्यूटेशन क्या होता है ना? देखिए, अब ब्रश की पोजीशन कहाँ होगी? प्रॉपर पूरा ए पर आ चुका हुआ, सेगमेंट ए पर कार्बन ब्रश आ चुका होगा, राइट? तो देखिए, अगर मैं बात करूं, ए से 10 एम्पियर आ रहा है ना? ए से 10 एम्पियर आ रहा है और सेगमेंट ए पर पहुंच गया पूरा, है ना? ये 10 एम्पियर यहाँ आ जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे सी की, सी से भी 10 एम्पियर करंट आ रहा है ना? आना चाहिए। अब करंट के पास दो पाथ हैं। देखिए, करंट एक तो इस कॉइल से आया तो एक ये पाथ फॉलो कर सकता है और एक ये करंट कहाँ जाएगा? बी कॉइल में, है ना? ये दो पाथ हैं करंट को फ्लो होने के लिए, राइट? अब हम बात करेंगे, देखिए यहां से ये 10 एम्पियर आ रहा था, ये बी का रेजिस्टेंस ज्यादा है, कॉइल बी का रेजिस्टेंस ज्यादा है ना? तो क्या हुआ, कुछ करंट यहां से फ्लो हुआ, मान लेते हैं 10 एम्पियर में से 8 एम्पियर करंट बी में चला गया, राइट? बी में चला गया, बट यहां रेजिस्टेंस ज्यादा था, तो कुछ करंट, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इस पाथ को फॉलो करता हुआ इस सेगमेंट बी पर आ गया। अच्छा, इस सेगमेंट बी पर क्यों आ गया? क्योंकि यहां रेजिस्टेंस कम था, है ना? कॉइल में रेजिस्टेंस ज्यादा है बट इस सेगमेंट पे रेजिस्टेंस कम है ना? तो सारा करंट इस बी में नहीं जाएगा, कुछ स्मॉल अमाउंट करंट वो क्या करेगा, इस पाथ को फॉलो करता हुआ इस बी सेगमेंट पे आ जाएगा और यहाँ कार्बन ए पर पहुंच चुका है, उसके बावजूद भी यहां से जंप करके इस कार्बन पर पहुंचने की कोशिश करेगा, है ना? या एक स्मॉल अमाउंट करंट 2 एम्पियर इस कार्बन पर पहुंच जाएगा, जिसके फलस्वरूप, जिसके कारण यहाँ स्पार्क इंड्यूस होगा। जो स्पार्क हमारे लिए यूजफुल है हम उसको स्पार्क बोलते हैं, जनरेट करते हैं। जो स्पार्क हमारे लिए यूजफुल नहीं है हम उसको बेसिकली आर्किंग बोलते हैं, है ना? तो ये स्पार्क, ये करंट जब इसमें से एयर में से जंप करेगा और इस कार्बन ब्रश पे जाएगा तो ये स्पार्क हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो यहाँ पर आर्किंग होना शुरू हो जाएगी, जो कि हमें नहीं होने देनी है, राइट? तो यहाँ पर 8 एम्पियर करंट आ जाएगा, है ना, बी में। तो यहाँ टोटल आप देखेंगे 10 यहाँ से आ रहा है, 8 यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से ये 18 एम्पियर आया केवल, किस पर? सेगमेंट ए पर। जो रिमेनिंग 2 एम्पियर करंट था वो यहाँ से जंप कर कर इस कार्बन ब्रश पर आया। तो बेसिकली पूरा करंट कितना हो गया यहाँ पर? 20 एम्पियर, जो कि इसे ये बात फॉलो नहीं करना चाहिए था, बट फिर भी कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से जंप करके कार्बन ब्रशेस पे आ जाता है, जिससे आर्किंग प्रोड्यूस होती है, राइट? अब इस आर्किंग को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अभी फिलहाल ये समझिए, ये टाइम ऑफ कम्यूटेशन मैंने ले लिया, ये टोटल टाइम ऑफ कम्यूटेशन है, मान लेते हैं ना, ये 10 एम्पियर जैसा कि हमने अपने केस में माना है। तो अगर मैं ये देखूं, ये मेन सेंटर लाइन देखूं, तो ये आइडियल कम्यूटेशन है ना, नॉर्मल कम्यूटेशन है ना? अगर अंडर कम्यूटेशन की बात करें तो लाइन कुछ ऐसे जाएगी, है ना, कुछ ऐसे जाएगी। अगर मैं ओवर कम्यूटेशन की बात करूं तो ये कुछ लाइन, कुछ ग्राफ ऐसा जाएगा, है ना? तो ये ओवर कम्यूटेशन की वजह से आर्किंग होगी। ये जीरो से कितना शिफ्ट हो गया? इधर शिफ्ट हो गया, है ना? अगर ऊपर शिफ्ट हो रहा है तो अंडर कम्यूटेशन, अगर जीरो से नीचे कुछ इस डायरेक्शन में कुछ ऐसे ग्राफ बनना है तो ये ओवर कम्यूटेशन हो जाएगा। इसकी वजह से आर्किंग होगी, राइट? जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट कार्बन ब्रशेस पर जंप कर रहा है उसकी वजह से आर्किंग प्रोड्यूस हो रही है, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमारे लिए यूजफुल नहीं है ना? उससे लॉसेस बढ़ रहे हैं। अब देखिए मेथड ऑफ इम्प्रूविंग कम्यूटेशन, अगर हमें इम्प्रूव करना है कम्यूटेशन को तो वो हम कैसे कर सकते हैं? अगर मैं बेसिकली बात करूं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो रेजिस्टिविटी है ना, एल क्या है? लेंथ है, ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है, राइट? तो अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, है ना? अगर मैं रो मटेरियल कुछ ऐसा ले लूं जिससे कि कार्बन ब्रशेस का रेजिस्टेंस बढ़ जाए, है ना, अगर मैं लेंथ बढ़ा दूं तो भी क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना? तो ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर बेसिकली हम इस केस में क्या कर सकते हैं,
सॉरी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रो एंड एल। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहां इस कार्बन ब्रश का रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। अगर हम इसका रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, देखिए अगर यहाँ हम कार्बन ब्रशेस का, हमने अभी क्या समझा कि यहाँ रेजिस्टेंस कम होता है कार्बन ब्रशेस का, इसलिए स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट यहाँ जंप कर जाता है। अगर मैं इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दूं, है ना, अगर मैं इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दूं कैसे भी, तो क्या होगा, यहाँ पर जो 8 एम्पियर करंट जा रहा था तो वो यहाँ 9 एम्पियर जाना शुरू हो जाएगा। और रेजिस्टेंस बढ़ा दूं तो हो सकता है पूरा 10 एम्पियर करंट इसी पाथ को फॉलो करे, इस पाथ में नहीं आए। राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रशेस का रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। वो हम मटेरियल से, लेंथ से बढ़ा सकते हैं ना, एरिया को कम करके बढ़ा सकते हैं। ये घटेगा तो ये आर बढ़ेगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रो और एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। चलिए, तो अब हम बात करेंगे, अभी हमने किसकी बात करी कि कार्बन ब्रशेस का मटेरियल चेंज कर दें, है ना, रेजिस्टेंस बढ़ा दें, है ना, रो एल, ये हम इसमें कुछ वेरिएशन आए, इस फॉर्मूले के थ्रू हम इसका इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, किसका, कम्यूटेशन का। राइट, अब एक दूसरा रेजिस्टेंस कम्यूटेशन के थ्रू हम इम्प्रूव कर सकते हैं ना। अब हम दूसरा एक मेथड क्या है, इंटरपोल। अब इंटरपोल मेथड में हम क्या करते हैं, देखिए हम पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हम बना रहे थे, एक सॉफ्ट आयरन कोर हमने लिया, कॉपर वायर इस पे लपेटे और इसको एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट दे दिया। राइट, जब हम इसको स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट दे रहे थे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, है ना, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोल रहे थे। राइट, ये हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा था। तो हमने नॉर्थ और साउथ पोल पे भी ऐसा ही किया है, यहाँ ये कॉपर वाइंडिंग बांधी हुई है हमने, है ना, लपेटी हुई है। तो यहाँ क्या हो रहा है, नॉर्थ टू साउथ हमें मैग्नेटिक लाइंस मिल रही हैं। राइट, नॉर्थ टू साउथ हमें क्या मिल रही है, मैग्नेटिक लाइंस मिल रही है, फ्लक्स मिल रहा है, फ्लक्स जनरेट हो रहा है, उसके अंदर हम कंडक्टर को गुजार रहे हैं जिससे हमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना, जिससे हमें करंट मिल रहा है। राइट, अब हम ध्यान से समझिए इस बात को, ये इस पे हमने कॉपर वायर लपेटे हुए हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। अब हम आर्मेचर के कंस्ट्रक्शन को जरा आप देखिए, आर्मेचर के कंस्ट्रक्शन में क्या है, नंबर ऑफ वायर्स है, जैसा कि इस फिगर में हमने देखा है, नंबर, बंच ऑफ कंडक्टर्स। आर्मेचर क्या है, बंच ऑफ कंडक्टर है, ये आर्मेचर का फिगर है, इसमें ये कंडक्टर्स है ना, एक लूप में 2 कंडक्टर्स है, और नंबर ऑफ लूप्स है, यानी कि बंच ऑफ कंडक्टर्स है। तो बंच ऑफ कंडक्टर्स में से अगर करंट फ्लो होगा, है ना, हमने यहाँ क्या किया है, एक सॉफ्ट आयरन कोर पे कॉपर लपेट दिया, कॉपर वायर लपेट दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको केवल कॉपर वायर का कुछ ऐसे टर्न बना लेते हैं, सॉफ्ट आयरन हटा देते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर हटा देते हैं, है ना, अब इसमें से करंट फ्लो कराते हैं, है ना। तो क्या होगा, कुछ स्मॉल अमाउंट, अब इसके कंपैरिजन में हमने कुछ हैवी करंट इसमें से ड्रॉ करा दिया, तो कुछ स्मॉल अमाउंट, कुछ मैग्नेटिक लाइंस बनेंगी, बहुत कम होंगी बट कुछ होंगी, है ना। तो देखिए, जब हम आर्मेचर कंडक्टर में बंच ऑफ कंडक्टर आर्मेचर के अंदर रखकर उसको रोटेट करा रहे हैं, है ना, और उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें से अगर करंट फ्लो होगा तो इसका इंडिविजुअल, ये कंडक्टर, तो इसका इंडिविजुअल यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा हर एक कंडक्टर का, है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये नंबर ऑफ कंडक्टर इसके अंदर रोटेट हो रहे हैं और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, सप्लाई जा रही है, तो इस कंडक्टर का, इन नंबर ऑफ कंडक्टर्स का, इन बंच ऑफ कंडक्टर्स का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। बात समझ में आई मैंने क्या कहा, फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड हम जनरेट करा रहे हैं इंटेंशनली, ताकि हमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाए आर्मेचर कंडक्टर के अंदर। बट इतना हैवी करंट जब आर्मेचर कंडक्टर के अंदर से गुजर रहा है, जा रहा है ना, तो हमने कंडक्टर बनाए तो ऐसे ही है ना कि सॉफ्ट आयरन कोर है, उस सॉफ्ट आयरन कोर पे बंच ऑफ कंडक्टर लपेट रखा है, और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है ना, करंट जनरेट हो रहा है, तो इस वायर में से तो करंट फ्लो हो रहा है। जब इस वायर में से करंट फ्लो होगा तो इस आर्मेचर का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, इन पोल पीसेस पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है और इस आर्मेचर पे अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है ड्यू टू हैवी करंट फ्लो। कंडीशन तो यही बन गई ना, सॉफ्ट आयरन कोर भी है, बंचेस भी हैं,
और कॉपर वायर भी लपेटा हुआ है और इसके अंदर करंट भी फ्लो हो रहा है, धारा प्रवाह भी हो रही है, तो यहाँ क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाएं बन जाएंगी, विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं जनरेट हो जाएंगी, बन जाएंगी, जो कि ध्यान दीजिए, जो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो इस पोल वाले मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करेगा, इस पोल वाले मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, जनरेट होने से रोकेगा, प्रिवेंट करेगा, या उसको कुछ अमाउंट डिस्ट्रॉय कर देगा, खराब कर देगा। बात समझ में आई? तो उसको खराब होने से रोकने के लिए फील्ड, इस फील्ड वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को, है ना, बनने से, ये आर्मेचर वाला मैग्नेटिक फील्ड बनने से रोकेगा, है ना। उसके लिए हमने क्या कर रखा है, एक स्मॉल इंटरपोल्स लगा रखे हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटरपोल्स। हमने क्या कर रखे हैं, इंटरपोल्स लगा रखे। अब समझिए, ये बंच ऑफ कंडक्टर है, मान लेते हैं ये बंच ऑफ कंडक्टर है किसका, आर्मेचर का। इसमें अगर मैं मैग्नेटिक करंट फ्लो हो रहा है तो ये मैग्नेट, मान लेते हैं, अभी ये स्क्रू रूल से हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी फिलहाल हम ये मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे जनरेट हो रहा है ना। स्क्रू रूल से कैसे जनरेट होता है वो नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे, है ना, इसका जब रूल पढ़ेंगे। तो देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में बन रहा है, किसका, आर्मेचर कंडक्टर्स का। या नंबर ऑफ कंडक्टर्स होंगे, ये मैंने एक ही दिखाया है ना। तो ये कुछ फील्ड ऐसे जनरेट हो रहा है, तो मैंने जो इंटरपोल लगाया है, यहाँ जो इंटरपोल लगाया है, तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में जनरेट करा रहा हूं, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, जो मैंने यहाँ इंटरपोल लगाया है उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए। यानी कि जो भी आर्मेचर का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, बन रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपके इंटरपोल का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना चाहिए, राइट। जिसके फलस्वरूप, जिससे क्या होगा कि ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड पोल्स वाला डिस्टर्ब हो रहा था, वो डिस्टर्ब होना बंद हो जाएगा। हमें काउंटर करना पड़ेगा, है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड को, जो आर्मेचर का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है बाय डिफॉल्ट, हम चाहते नहीं है जनरेट हो, बट वो जनरेट हो रहा है, उसको हमें काउंटर करने के लिए एक अपोजिट डायरेक्शन में इंटरपोल का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना होगा, जो इस मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करेगा। इसलिए हमने देखिए यहां इंटरपोल्स लगा रखे हैं, राइट। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये हमारा मेन मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होता रहेगा, है ना, और हमें सप्लाई कम मिलेगी। ठीक, चलिए, तो इस पोर्शन में जो भी आपके डाउट्स हैं पहले वो ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे सीखेंगे। तो वन बाय वन आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं।